हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आप लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कविता क्या है इस निबंध को लेकर प्रस्तुत हूं, जो कि चिंतामणि भाग 1 में प्रकाशित है। और हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले सभी विद्यार्थीगण ये जानते हैं कि ये निबंध कितना इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोगों ने निबंध पढ़ा है अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने ये निबंध नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए मैं इसमें से कुछ महत्वपूर्ण कथनों को छांट कर लेकर प्रस्तुत हूँ। और इस निबंध के बारे में कह सकते हैं कि आपको एक दृष्टिकोण प्राप्त होता है और कविता क्या है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण कथनों को। सबसे पहला कथन है कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए, यहाँ पे व्यापार का तात्पर्य क्या है? व्यापार का मतलब होता है एक दूसरे से आदान प्रदान। तो हम यहाँ पे भावों और विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे इसी को व्यापार के लिए प्रयुक्त किया गया है। दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है, इसे जीना कहते हैं। दूसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। यहाँ पे आलोचक बता रहे हैं कि कविता हम किसे कह सकते हैं, वो इस कोटेशन में बता रहे हैं। अगला है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले जाती है, अर्थात उसको उदात्त बनाती है। उदात्त का मतलब जो बहुत ही महान हो। अगला चौथा कोटेशन है, इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तत्वों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों में और व्यापारों में परिणित करना पड़ता है। अगला है, ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों तो एक ओर कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। यहाँ पे जो कवि का कसौटी है वो कितनी प्रगाढ़ और कितनी प्रगल्भ है और उसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं, आचार्य शुक्ल इस कोट में बता रहे हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखें। मैं अपने चैनल पर विविध विषयों को लेकर प्रस्तुत होती रहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे। चलिए छठवां कोटेशन है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलेगा, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का हो सकता है। अगला कोटेशन है, काव्य क्षेत्र कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के और कहीं समस्त चराचर के, अर्थात जो काव्य का क्षेत्र है, जो कवि क्षेत्र है, जो कविता क्षेत्र है, वो आचार्य शुक्ल के अनुसार इन 3 जगह पे हो सकता है और इन तीनों क्षेत्रों में संसार की सभी वस्तुएं समावेशित हो जाती हैं। मित्रों, कोई भी यूट्यूबर है वो आप लोगों को एक दृष्टिकोण ही प्रदान कर सकता है, क्योंकि पढ़ना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। तो ये नहीं सोचे कि आप किसी भी चैनल पर या फिर किसी भी टीचर पर एकदम निर्भर हो जाएं। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आगे कहते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो वही वाली बात है, आप पढ़ते चलें, डेफिनेटली आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त होगा ही होगा। अगला कोटेशन है, कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय के बंधन खुलते हैं और मनुष्यता की उच्च भूमि प्राप्त होती है। कहने का मतलब कि कोई भी मनुष्य जब स्वार्थ से मुक्त हो जाता है और अपने अनुभव के अभ्यास से हृदय के बंधन को खोल लेता है, तो वो क्या हो जाता है? उदात्त हो जाता है और जो मनुष्यता की सर्वोत्तम भूमि है उसे वो प्राप्त होती है। अगला है, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर लेकर जाती है। अगला कोट है, भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचते हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है।
उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। अगला है, पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे दूर है, अलग प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। कहने का मतलब कि जब हमें कोई वस्तु चाहिए तो उसे वो हमसे दूर तो है, लेकिन उसे अपने मन में लाकर जब हम उसको साधना के रूप में उसका अनुभव जब करते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारे लिए उपासना बन जाती है। साहित्य के लोग इसे भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना करते हैं। कल्पना क्या है, जो हमारे पास ना है लेकिन फिर भी उसे अपने पास होने का अनुभव करके उसके बारे में सोचना क्या है, कल्पना है। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। विधायक जो कि निर्माण की जाती है और ग्राहक जिसे कि ग्राह्य किया जाता है। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक अर्थात ग्रहण करने योग्य। कवि क्या है, वो अपेक्षित कल्पना करता है और जो ग्राहक है वो उसे ग्राहक रूप में, श्रोता या पाठक उसे ग्राह्य करता है। अगला कोटेशन है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षियों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। अगला कोट है, मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, इधर उधर जाने नहीं देती। आलोचक कह रहे हैं कि मनोरंजन दिल बहलाने की शक्ति नहीं है, बल्कि वो ऐसी शक्ति है कि जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्त को स्थिर किए रहती है, अर्थात उसे भटकने नहीं देती है। क्योंकि जो हमारा मन है बहुत ही चंचल है, वो इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जब कविता हृदय अपना ग्राह्य करता है तो वो अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर करने में सक्षम होता है। अगला कोटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। कितनी बड़ी बात है कि सौंदर्य जो कि हम बाहर खोजते हैं, उसे बाहरी चीज़ों में तलाशते हैं, वो बाहर की वस्तु नहीं है बल्कि हमारे मन के भीतर की वस्तु है। अगला कोट है, किसी वस्तु के ज्ञान और हमारी भावना से अपनी सत्र के बोध का जितना अधिक तिरोभाव और हमारी मन की उस वस्तु के रूप में जितनी पूर्ण परिणति होती है, उतनी ही बड़ी हमारी सौंदर्य अनुभूति होगी। इसकी थोड़ी अगर हम भाषा के बारे में बात करें तो इस कोटेशन की भाषा थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि इसमें कुछ संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका मतलब यही है कि जब हम जितना अधिक तिरोभाव अर्थात दूसरों को देने के भाव से अपनी मन की वस्तु के रूप में जितनी पूर्ण अपने आप को समझते हैं, उतनी ही बड़ी हमारी सौंदर्य की अनुभूति बन जाती है। अगला कोटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का साथ छूट जाने पर भी वह लोगों की जीवा पर बहुत दिनों तक नाचती रहती है। कई बार क्या करता है कि कोटेशन यहाँ से इतना पूछ लिया जाता है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, तो इसे आप याद रखें। अगला और लास्ट कोटेशन है, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। देखिए, कह रहे हैं कि कविता मनुष्यता के लिए बहुत ही आवश्यक और प्रयोजन अर्थात जिसका प्रयोजन बहुत ही सार्थक है, क्योंकि ये संसार की सभ्य असभ्य अर्थात मनुष्य हो या फिर वो पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी हो, किसी न किसी रूप में पाई ही जाती है और इस बात से सभी लोग सहमत होंगे। तो ये आचार्य शुक्ल का जो निबंध था कविता क्या है, उससे कुछ महत्वपूर्ण कथन थे। आशा करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी जो काव्य की दृष्टि है उसे और व्यापक बनाएंगे। बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी को लेकर। पढ़ते रहिए और इस चैनल पर बने रहिए।